हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 4 सप्लाई। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। बेसिकली ये वाला टॉपिक ना एग्जाम में 3 मार्क्स में देखने को मिलता है। और अगर आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, आप सभी लोग उसमें ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको टाइम टू टाइम हर अपडेट मिलता रहे। साथ साथ में आपको जितने भी स्टडी मटेरियल है ना वो भी ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर देना, बिकॉज जब तक आपका 11-12 फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। सबसे पहले हम लोग देखते हैं चेंज इन सप्लाई। तो बेसिकली जो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन वाला टॉपिक है ना वो चेंज इन सप्लाई का पार्ट है। ठीक है, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आर क्लासिफाइड इनटू मेजर कैटेगरीज। यहाँ पे सप्लाई आएगा। ठीक है, जो सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स है ना वो 2 पार्ट्स में, मतलब कि कोई भी चीज के सप्लाई को क्या क्या चीजें कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो देखो 2 ही फैक्टर होते हैं, एक होता है प्राइस और दूसरा होता है फैक्टर अदर देन प्राइस, जिसको अपने अदर फैक्टर्स भी कहते हैं। ये ना एक बहुत बेसिक चीज है जो अपने लेक्चर 3 में देखी थी। ठीक है, व्हेन अदर फैक्टर्स आर एज्यूम टू रिमेन्स कांस्टेंट, जब मान लो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं और प्राइस होती है चेंज, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और जब मान लो प्राइस जो है वो रहेगी कांस्टेंट और अदर फैक्टर्स होंगे चेंज, ठीक है, यहां पे आएगा वेरिड। ठीक है, तो जब अदर फैक्टर्स होंगे चेंज तो हमको देखने को मिलता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि चेंज इन सप्लाई 2 तरह से होता है। नंबर 1 इज एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, जो आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और इसके बाद वाला जो लेक्चर अपना होगा दूसरा, वो होगा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, तो इस तरह से 2 तरह के चेंजेस जो है, यहाँ पे डिक्रीज आएगा, डिक्रीज इन सप्लाई। तो इस तरह से 2 तरह के चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं। क्लियर? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। चलो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होता क्या है। तो ये कंसेप्ट में आपको 2 चीजें याद रखनी है। नंबर 1 कि यहां पे जो प्राइस होती है ना वो होगी चेंज। क्या होगी? प्राइस चेंज होगी। और नंबर 2 जो अदर फैक्टर्स है, ठीक है, नंबर 2 है अपना अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स रहेंगे कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स में कोई भी तरह का चेंज देखने को मिलेगा नहीं। क्लियर? चलो यहां पे वही चीज देके रखिए, व्हेन अदर फैक्टर्स आर एज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स रहेंगे कांस्टेंट और प्राइस होगी वेरिड। वेरिड का मतलब होता है चेंज होना। तो उस टाइम पे हमको देखने को मिलता है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलो अब मैं आगे बताता हूं आपको कि व्हेन द प्राइस राइजेस कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। क्या कहा? प्राइस अगर बढ़ती है, प्राइस अगर बढ़ती है और अदर फैक्टर्स कैसे रहेंगे? अदर फैक्टर्स रहेंगे कांस्टेंट, तो क्या देखने को मिलेगा? एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। प्राइस बढ़ने से जो सप्लाई बढ़ता है तो उसको अपने क्या कहते हैं? एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ सप्लाई में अपने ने पढ़ा था कि जब भी प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ता है, और उसी को ही अपने क्या बोलते हैं? एक्सपांशन ऑफ सप्लाई कहते हैं। और यहाँ पे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। और इसकी वाइस वर्सा सिचुएशन क्या होगी? व्हेन प्राइस फॉल्स, जब प्राइस जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और प्राइस के कम होने से अगर सप्लाई कम होता है तो उसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। बोलो क्लियर हो गया? क्या कहते हैं अपने? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं। डन? समझ आ गया? तो बहुत इजी था ना कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, कि जब प्राइस जो है वो बढ़ती है तो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई कहते हैं, और अगर प्राइस कम होती है तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं। क्लियर? चलो ये आपको मीनिंग एग्जाम में लिखना होगा, 3 मार्क का टॉपिक है। आपको ये पूरा मीनिंग लिखना है, फिर आपको टेबल बनाना है, डायग्राम बनाना है, एंड देन आफ्टर आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी देना होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि 3 मार्क में कितना लिखना होता है। अब हम लोग देख लेते हैं डायग्राम और टेबल देख लेते हैं, स्केड्यूल देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे प्राइस देके रखी है और सप्लाई देके रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले एप्पल्स है, एप्पल की प्राइस पहले कितनी थी? तो 70 रुपीज थी। उस टाइम पे सप्लाई कितना होता था? तो 600 केजी सप्लाई होता था। प्राइस कितनी थी? 70 रुपीज, सप्लाई होता था 600 केजी। अब मान लो कि प्राइस जो है वो कम हो गई। ठीक है, कितनी कम हो गई? 50 रुपीज हो गई। तो अब आपको पता है प्राइस कम होती है ना तो सप्लाई भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सप्लायर का लॉस होता है, मतलब उसका प्रॉफिट नहीं होता। दैट्स व्हाई सप्लायर ज्यादा बेचता नहीं है, कम कर देता है अपने सप्लाई को। तो प्राइस कम हुई तो सप्लाई कम हुआ, और प्राइस कम होने से जब सप्लाई कम होता है तो उसको अपने क्या कहते हैं? अपने उसको कहते हैं
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो यहां पे आपको नोट करके लिखना होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। बोलो क्लियर हो गया। अगर मान लो इसकी वाइस वर्सा सिचुएशन हो, अपोजिट सिचुएशन हो, तो क्या होगा? अगर मान लो कि प्राइस कम होने की जगह बढ़ गई, प्राइस हो गई 80 90, प्राइस कितनी हो गई 90 और प्राइस बढ़ी है, ठीक है। प्राइस बढ़ती है तो आपको पता ही है सप्लायर का या सेलर का प्रॉफिट बढ़ता है, और प्रॉफिट बढ़ता है तो वो अपने सेल्स को क्या करता है, सप्लाई को बढ़ा देता है, ठीक है। पहले कितना था 600 kg, अब कितना कर दिया 1000 kg। तो मतलब प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ा है, और प्राइस की वजह से जब सप्लाई बढ़ता है तो उसको अपने क्या कहते हैं, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। बोलो क्लियर हो गया। तो इसी तरह से आप लोग को भी एग्जाम में लिख के आना होगा। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस कम होने पे सप्लाई कम हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ा तो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई कहा जाता है। डन। यहां पे मैंने सारे पॉइंट्स भी लिख के रखे हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, दो एक्सिस आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप लोग साथ साथ में बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो। एक आपको प्रिपेयर करना है एक्स एक्सिस, एक प्रिपेयर करना है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे अपने क्या लिखेंगे, सप्लाई ऑफ कमोडिटी, और सप्लाई किस में होता है, केजी में होता है, और प्राइस ऑफ कमोडिटी वो किस में होगा, रुपीस के अंदर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी की जगह आप लोग एप्पल लिख लेना, ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई ऑफ कमोडिटी की जगह पे आप लोग सप्लाई ऑफ एप्पल लिख लेना, ठीक है। अब देखो पॉइंट्स देखते हैं, 50 60 70 80 90। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं पता है, यहाँ पे 50 से शुरू करते हैं, ये गलत है। आपको ना 10-10 का गैप है तो 10 से शुरू करना है। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90 ये पॉइंट्स आप लोग लिख लेना यहाँ पे। फिर बात करें तो सप्लाई ऑफ एप्पल्स, तो वो है 200 400 600 800 और 1000। ये तो इक्वल गैप है, दैट्स वाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपने पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले क्या है, प्राइस कितनी थी 70, और उस टाइम पे सप्लाई कितना था 600। तो प्राइस थी 70 और सप्लाई था 600, यानी कि एक पॉइंट बनेगा यहां पे, ठीक है। फिर प्राइस कितनी हो गई, प्राइस हो गई 90, ठीक है, और मतलब मान लो या तो कम हो गई, पहले कम वाला देख लेते हैं। प्राइस हो गई 50, तो 50 पे कितना था 200, तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं 50 पे वो कितना हो गया 200, यानी कि आएगा यहां पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बात करें तो 90 पे कितना हो गया 1000, तो 90 पे 1000, तो 90 और 1000 आप लोग ना प्रॉपर स्केल का यूज करके करना। यहां पे मैं एक अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। डन। चलो एक बार यहां पे लिख लेते हैं 70 पे 600। चलो डन। अब हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, स्ट्रेट लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। आप लोग जब पेंसिल और उसका यूज करके बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, पेंसिल स्केल का यूज करके। यहाँ पे 90 पे 1000। डन। अब यहां पे मैं इसको पॉइंट ए नाम देता हूं, इस पॉइंट को नाम देता हूं बी, इस पॉइंट को नाम देता हूं सी, ठीक है। और ये क्या बना अपना सप्लाई कर्व, तो अपने एसएस लिख लेंगे सप्लाई कर्व के लिए। अब देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हो क्या रहा है, तो देखो जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया तो प्राइस कम हुई और सप्लाई कम हो गया, और प्राइस कम होने से सप्लाई कम होता है तो अपने उसको क्या बोलते हैं, अपने उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो यहां पे लिख लेने का है आपको कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हुआ है। कैसे हुआ, तो प्राइस कम हुई और सप्लाई कम हुआ, 70 से 50 गया और 600 से 200 हो गया, ठीक है। इसकी अपोजिट सिचुएशन में क्या हुआ, ए पॉइंट से सी पॉइंट पे गया तो पहले 70 था, अब कितना हो गया 90, तो पहले 600 था, अब कितना हो गया 1000। तो दोनों चीज बढ़ी है, प्राइस भी बढ़ी है, सप्लाई भी बढ़ा है। तो ए पॉइंट से सी पॉइंट पे जो कर्व जो है वो मतलब एक ही में आगे बढ़ गया, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। यहां पे मैं लिख लेता हूं एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, ठीक है, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई यहां पे आपको लिखना होगा, और ये आपका डायग्राम हो जाता है रेडी। तो एक ही सप्लाई कर्व पे आपको कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिलता है और एक्सपांशन भी देखने को मिलता है। यहां पे आपका ये आंसर खत्म नहीं होता है, आपको और भी चीजें इसमें लिखनी होती है, इसका एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो मैं बता देता हूं एक्सप्लेनेशन कैसे देते हैं। इन द अबव डायग्राम प्राइस ऑफ एप्पल इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस एंड सप्लाई ऑफ एप्पल ऑन एक्स एक्सिस। तो देखो हमने क्या किया, सप्लाई कहां पे किया, एक्स एक्सिस पे, और प्राइस जो थी एप्पल की वो कहां थी, वाई एक्सिस पे। सपोज द इनिशियल प्राइस इज ₹70,
सपोज करते हैं कि पहली प्राइस क्या थी 70 थी और 70 पे सप्लाई कितना था, तो सप्लाई कितना है 600 है। यहाँ पे ना टेक्स्ट बुक में गलती थी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो प्राइस जब 70 था तो सप्लाई कितना था 600 था, ठीक है। प्राइस 70 और सप्लाई कितना था 600 था, ठीक है। जिसको अपने ने कौन सा पॉइंट नाम दिया, पॉइंट ए नाम दे दिया, अपने दे दिया पॉइंट ए। क्लियर। चलो अब क्या होता है, व्हेन प्राइस राइजेस टू 70 सप्लाई एक्सटेंड्स टू 800 एंड व्हेन प्राइस राइजेस टू 90 प्राइस 80 हुई 90 हुई, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है ना सप्लाई भी बढ़ रहा है। और जब 90 प्राइस हो गई तो सप्लाई कितना हो गया 1000 kg। और उसी पॉइंट को अपने कौन सा पॉइंट कहते हैं, पॉइंट सी। देखो बता देता हूं कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ी 80 हुई 90 हुई, ठीक है। और यहाँ पे सप्लाई भी बढ़ता गया, 800 हुआ 1000 हुआ, और जो 1000 हुआ ना उसके अपने लिख लेंगे पॉइंट सी। बोलो क्लियर हो गया। अब ये जो मूवमेंट है पॉइंट ए से पॉइंट सी का एक ही सप्लाई कर्व पे, उस मूवमेंट को एक्सपांशन ऑफ सप्लाई कहते हैं। बहुत इजी है ना। देखो जो मूवमेंट है ए पॉइंट से सी पॉइंट का, इसी मूवमेंट को एक्सपांशन ऑफ सप्लाई कहा जाता है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाउ फ्रॉम पॉइंट इनिशियल पॉइंट ए, वापिस आ जाओ पॉइंट ए पे। इफ द प्राइस फॉल्स टू ₹60 सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स टू 400, प्राइस अब गिर रही है, पहले बढ़ी अब क्या हो रही है, गिर रही है, ठीक है। और प्राइस और गिर के कितने हो गए, 50 रुपए हो गया, तो सप्लाई हो गया 200 kg। तो देखो प्राइस गिर के कितना हो गया 50 रुपीज, सप्लाई कितना हो गया 200 kg, ठीक है। एस इन द पॉइंट बी। और कहां देखने को मिलता है ये आपको देखने को मिलेगा पॉइंट बी पे। आप लोग देख सकते हो कि पॉइंट बी पे 50 पे कितना हो गया 200 हो गया। तो जो मूवमेंट हुआ है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, अपने उसको क्या कहेंगे, अपने उसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो आप देख सकते हो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूवमेंट हुआ। अब बुक के अंदर ना गलती दे के रखी हो सकती है, किसी किसी की बुक में यहाँ पे बी की जगह पे सी लिखा हुआ है, तो याद रखना ए से बी की मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे और जो ए से सी की मूवमेंट है ना उसको अपने एक्सपांशन ऑफ सप्लाई कहेंगे। देखो ए से सी की मूवमेंट एक्सपांशन ऑफ सप्लाई और ए से बी की मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से अपने मन से बना के लिखना होगा अपने ओन वर्ड्स में। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको याद नहीं करना है, आपको समझ लेना है, फिर आप अपने मन से बना के लिख सकते हो। लेक्चर फिनिश करने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11th कॉमर्स जीएसईबी में हो तो हमने आपके लिए बहुत ही बढ़िया बैच लॉन्च किया है, नीव बैच, जहां पे हम लोग आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और चारों सब्जेक्ट्स के आपको लाइव लेक्चर्स एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स, रेगुलर टेस्ट, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा और जिसकी प्राइस है 2999। बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस है। अगर ज्यादा डिटेल्स चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, www.ugt.co.in ये हमारी वेबसाइट है। और अगर आप हमको कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे UGT नाम से ऐप है, और अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें माई इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप अवेलेबल है। सच कह रहा हूं, बहुत बढ़िया हमारा कोर्स है जहां पे 3 फैकल्टीज, बढ़िया टीम है हमारी, जिसमें कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं आपको इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा और हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है सारे के सारे। सच बता रहा हूं, एक बार ज्वाइन होके देख लो, आपके बहुत बढ़िया स्कोर आएगा, आपके मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। और 11th को ना बेस माना जाता है, बेस अच्छा होगा तो आगे बिल्डिंग अच्छी बनेगी, ठीक है। तो बेस अच्छा करने के लिए बैच में जरूर ज्वाइन हो जाओ। तो उम्मीद करता हूं आज का ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।